अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, देखें इधर, नेक्स्ट हम यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का ही नेक्स्ट पोर्शन है डिस्कवरीज। ठीक है, अच्छा देखें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 3 और 4 ही ये बड़े चैप्टर हैं, उसके बाद तो कोई मसला नहीं है। चैप्टर 5 जो है वो आपको पता है सिर्फ एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाए। 6 भी छोटा है, 7 थोड़ा बड़ा है, बाकी 8 आपको पता है ही टोटल 2 टॉपिक, तो आगे इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और टेस्ट कोई जल्दी नहीं है, खामखा की अफवाहें हैं। तो आप बहरहाल अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो है बेटा डिस्कवरी से। तो बेटा देखें इधर, बेटा डिस्कवरीज में आज हम जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक का नाम है, याद रखिएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अच्छा बेटा याद रखिएगा, सिंपली नोट कर लें कॉपी में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम किस चीज को डिस्कस करते हैं? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एमिट करना, एब्जॉर्ब करना, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन थ्योरी आपको पता है। ये हम डिस्कस ही किस चीज को करते हैं? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन को। अच्छा देखें, एक कंडीशंस में आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल एक स्टेटमेंट बताऊं बेटा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। लिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। They do not gain or lose energy itself। ना तो वो एनर्जी लूज करता है, ना ही वो एनर्जी गेन करता है खुद से। बात समझ में आ रही है? ना वो एनर्जी लूज करता है, ना ही वो एनर्जी गेन करता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो वैसे हमें पता था। प्लैंक्स जो है, मैक्स प्लैंक्स जो है, वो तो फिजिस्ट है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा चीजों का। अब यहाँ स्टेटमेंट पे गौर करें। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, ना वो एनर्जी लूज कर रहा है, ना वो गेन कर रहा है। ठीक है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन सीखें तो सही होता क्या है। वो जो एनर्जी गेन और लूज करता है अकॉर्डिंग टू क्वांटा के मुताबिक। थ्योरी मैंने लिखी नहीं है, हमने टाइम बचाया यहां पर। ठीक है बेटा, आप लोगों को चीजें समझ में आए। अकॉर्डिंग टू क्वांटा वो एब्जॉर्ब, और अकॉर्डिंग टू क्वांटा वो है एनर्जी जो है एमिट और गेन करता है। देखें, पहली बात तो ये, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आपकी तरह है। आप लोग बच्चों डिपेंडेंट किस पर हो? पेरेंट्स पर। भाई किस पर डिपेंडेंट्स हो? पेरेंट्स पे ना। अपनी मर्जी से पैसों को, कायदे-आज़म को ना तो इवॉल्व कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, अपनी मर्जी से सारे पैसे खर्च कराओ घर के, नहीं। इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो पेरेंट्स पे। जितने देंगे उतने ही एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है किसी की पेरेंट्स की सैलरी जो है आप में से अगर 50,000 है तो 50,000 ही आप पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर लो, नहीं। उसमें से कोई लिमिट होगी, कोई पैकेट होगा, कोई एक वैल्यू स्पेसिफिक आपने सोची भी होगी घर वालों ने, जो मिलनी है आपको, वही एब्जॉर्ब करोगे और उतनी ही खर्च करोगे। सेम यही कंडीशन है इलेक्ट्रॉन की भी, आपकी तरह बुरा हाल है इसका भी, कि वो डिपेंड करता है क्वांटा पर। अपनी मर्जी से ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ना वो इवॉल्व कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वांटा। और क्वांटा क्या होता है बेटा? पैकेट ऑफ फोटोन या पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, पैकेट ऑफ फोटोन या पैकेट ऑफ एनर्जी। अगर हम ये देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? थोड़ा सीख लो यहाँ पर। ये टॉपिक आपकी बुक में इतना ज्यादा डीप में नहीं लिखा हुआ, छोटा सा एक पैराग्राफ है, हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनर्जी क्या है बेटा? एच न्यू। ये क्या है? NEU। न्यू क्या होता है बेटा? न्यू क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जल्दी से, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बनने वाली वेव, नंबर ऑफ साइकिल्स। अब हम ये सोचेंगे, या क्वांटा मींस पैकेट ऑफ एनर्जी। ये पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है,
मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व करता है। लेकिन ये पैकेट ऑफ फॉर्मूले में H क्या आ गया? H आप कहेंगे सर प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.625 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर? अच्छा, फिर ये सोचेंगे सर अगर H हटा दें तो E का इस न्यू से क्या ताल्लुक, फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक? न्यू का क्या मतलब, न्यू एनर्जी से क्या ताल्लुक रखता है? बेटा याद रखना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या एनर्जी, लाइट, और लाइट ट्रैवल किससे करती है, कैसे करती है बेटा? लाइक अ वेव। एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है लाइक अ वेव। मतलब मैं कहूं आपसे, जी बेटा, ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अगर ट्रैवल करेगी लाइक अ वेव, बात समझ में आ गई? और जहां बात वेव की आएगी वहां पर बात फ्रीक्वेंसी की तो आनी है भाई। जहां वेव की बात आएगी वहां फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ साइकिल। अब अगर एनर्जी ट्रैवल कर रही है लाइक अ वेव तो मतलब बात तो फ्रीक्वेंसी की आनी है, आएगी ना? ठीक है। और दूसरी बात सुन लो इधर, दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बेटा याद रखना सबकी वेलोसिटी एक ही होती है, समझ आई? सब में पार्टिकल फोटोन ही होता है, फोटोन है, सबका मास तो है नहीं। सब में फर्क किस चीज का है? एनर्जी का। एनर्जी का फर्क क्यों है? क्योंकि सब में फर्क ही फ्रीक्वेंसी का होता है, इसलिए एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से। अगर किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करूं वो भी लाइक अ वेव मूव करेगी, लेकिन देखें ये मैंने एक डिस्टेंस बनाया है 1 सेकंड में तय होने वाला, सपोज कर लें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड टाइम, 1 सेकंड में इतनी वेव बनाई है इस एनर्जी ने, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने। ये दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसने भी 1 सेकंड में इतना ही ट्रैवल किया, लेकिन ज्यादा वेव बनाती भी गई। और अगर देखें एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसने भी 1 सेकंड में इतना ही ट्रैवल किया है, लेकिन इस ट्रैवल के दौरान इसने और ज्यादा वेव बनाई है। ये फर्क होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। बात समझ आ रही है? मतलब यहां पर किसी शख्स ने सफर किया, कम रुकता हुआ गया, यहाँ ज्यादा स्टे किया, यहाँ दरमियान में और ज्यादा स्टे किया, खाता पीता हुआ गया होगा ना। बहरहाल तो दुनिया में जो एनर्जीज है उनमें फर्क ही किस चीज का होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी का होता है। बात समझ में आ गई? किसका फर्क होता है? फ्रीक्वेंसी का। अब समझ में आया कि हम ये कहते हैं एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एनर्जी भी ज्यादा होगी। बल्कि याद रखना बेटा, मैं यूं भी लिख सकता हूं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी बार। फ्रीक्वेंसी बार कहते हैं वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव। पर यहाँ पर नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ वेव कम है, यहाँ नंबर ऑफ वेव और कम है। जहां नंबर ऑफ वेव ज्यादा होंगी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अच्छा बेटा, एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के। लैम्डा क्या है बेटा? दो वेव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। और यहां पर देखें, जहां एनर्जी कम है वहां वेवलेंथ ज्यादा है, यहां एनर्जी ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है। तो यहां पर देखें, वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी कम, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आ गई? तो अब बात याद रखिएगा बच्चों, अगर मैं कहूं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये 3 है, और आगे कहीं की भी बात कर लेते हैं, इन्फिनाइट लिख दिया। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो अपनी मर्जी से कभी भी शेल नहीं चेंज करेगा, उसी शेल में घूमता रहेगा। समझ आई? जब आप उसको पैकेट ऑफ फोटोन दोगे, पैकेट ऑफ फोटोन दोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड दे जंप लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। देखो ना, घर में जैसे ही बच्चों को कायदे आज़म दो, एनर्जी दो, दे जंप आउटसाइड द होम, बाहर चले जाते। ऐसा ही है।
अमूमन हम ये देखते हैं कि जब भी पैसे आते हैं तो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। अमूमन ज़्यादातर ख़वातीन देखें, जैसे ही कायद-ए-आज़म आएंगे पैसे आएंगे शॉपिंग के लिए बाहर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी ऐसा है, जैसे ही एनर्जी आएगी तो जंप लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, लेकिन वो हायर में रुकेंगे नहीं। जैसे भाई बच्चा बाहर जा रहा है या हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, ख़वातीन शॉपिंग पे जा रही हैं, तो बाहर जाके रुक नहीं जाते, कायद-ए-आज़म ख़त्म होते तो वापस अपने घर। तो ये वापस अपने शेल में आता है। जितने पैकेट ऑफ फोटॉन इसने जितने पैकेट ऑफ फोटॉन इसने एब्जॉर्ब किए थे, उतने ही पैकेट ऑफ फोटॉन ये क्या करता है, इवॉल्व कर देता है। बात समझ में आ गई? अगला सवाल कि सर ये कितना जंप करेगा हायर? जितनी एनर्जी देंगे। भाई अगर एनर्जी कम देंगे तो कम दूर जाएगा, ज्यादा एनर्जी देंगे और ज्यादा दूर जाएगा, और ज्यादा एनर्जी देंगे और ज्यादा दूर जाएगा। देखें अमूमन लोग जो हैं कम पैसे होते हैं इंटरसिटी घूम कर आ जाते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं अपनी वेकेशन के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं, और ज्यादा पैसे होते हैं आउट ऑफ प्रोविंस जाते हैं। बहुत ज्यादा पैसे हों तो वेकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, रुक तो नहीं जाते ना, रुक तो नहीं है, वापस वहीं आ जाते हैं अपने ही शेल में। समझ आ गई? और कोई शख्स के पास बहुत सारे पैसे आ जाए, वो तो दुनिया से वोलेटाइल हो जाएगा देखते ही। तो अगर बहुत ज़्यादा दे दोगे तो ये भी आयोनाइज हो जाएगा, बहुत ही आयोनाइज हो जाएगा, मतलब शेल से ही निकल जाएगा। बहरहाल ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हमने एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो गई होगी बात? मिटा दूं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जितने आते जाते लाइन से हम इनको पढ़ते जाएंगे बेटा। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा देखें, ये एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, और एक्सपेरिमेंटल टॉपिक मोस्टली चांस होते हैं कि इंट्रोडक्शन में मैंने, अगर आप मेडिकल के टेस्ट देखेंगे पुराने, इनमें से सिर्फ और सिर्फ क्या इनके फिजिस्ट के नेम आते हैं, खाली साइंटिस्ट के नेम आते हैं, और इसके अलावा आया नहीं है। फिर भी आप एक काम करें, नोट करते जाएं साथ साथ कि इनमें से क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया, तो जल्दी से ये नाम तो आपको याद होगा बेटा, मरहूम क्या था, जेम्स चैडविक। पूरा नोट लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल, क्या हमें कोई बोर्ड पे लिखना तो नहीं है, सिंपल एक नाम लिखें, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932। इसके एयर को बेटा दें, एयर नहीं आते, ठीक है, आपने कभी भी नहीं देखा होगा प्रीवियस इंट्रोडक्शन में। नंबर 2, एक्सपेरिमेंट खाली ओरल सुने, उसमें से हम एमसीक्यूज निकालेंगे। उसने एक्सपेरिमेंट के लिए जो एलिमेंट लिया था, न्यूट्रॉन की एक्सपेरिमेंट के लिए जो एलिमेंट लिया था, उसका नाम क्या था? यस, नाम क्या था बेटा? बेरिलियम। तो मैं क्या कहूंगा, ही टुक द बेरिलियम शीट। लिखना नहीं है बेटा, सिंपल याद करें, ही टुक द बेरिलियम शीट। बेरिलियम की बनी हुई एक शीट ली थी। शीट थोड़ी थिक होती है बच्चों, शीट थोड़ी थिक होती है, याद रखना, ठीक है। ही टुक द बेरिलियम शीट। उस बेरिलियम शीट पर क्या किया था उसने? अच्छा, फेडरल की बुक में एल्युमिनियम भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम है, तो नोट कर लें। उसने क्या किया था, खाली बता रहा हूं, लिखना नहीं, सुन लें खाली क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू जेम्स चैडविक, उसने कौन सा एलिमेंट लिया था डिस्कवरी के लिए? तो आप कहेंगे बेरिलियम शीट। एंड स्ट्राइक, क्या चीज स्ट्राइक की थी बेरिलियम शीट पर? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स की सोर्स क्या थी बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा। और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा था? हमारी बुक में ये भी नहीं लिखा हुआ कि वो कौन सा था बेटा। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी पोलोनियम ही था, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए गए किस पर? इस बेरिलियम शीट पर, ठीक है। ऐसे तो बुक में बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है कि ही टुक द बेरिलियम शीट एंड स्ट्राइक, या बम्बार्डमेंट जो है किसकी की अल्फा पार्टिकल ऑन द बेरिलियम शीट। मोस्टली पार्टिकल एब्जॉर्ब, लेकिन हम लिखना नहीं है, हम सिर्फ एमसीक्यूज निकालना चाहते हैं इसमें से। तो एमसीक्यूज हमारा एक निकल गया, जेम्स चैडविक, बेरिलियम शीट, अल्फा पार्टिकल। अच्छा ठीक है, उसकी सोर्स क्या थी? पोलोनियम, राइट डाउन। मोस्टली अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल उसमें एब्जॉर्ब्ड हो गए, बट वन पार्टिकल पेनिट्रेट,
एक पार्टिकल उसमें से क्या हुआ, पेनिट्रेट हो गया, क्रॉस कर गया। सही है, जो पार्टिकल क्रॉस कर गया, दैट पार्टिकल कैरिंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था उस पे, बट मास था। दैट पार्टिकल कैरिंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था। अच्छा, वो पार्टिकल ने निकल के बाहर कहा होगा कि मुझ पे चार्ज नहीं है? नहीं, उन्होंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होगी, देखा होगा कोई चार्ज नहीं है, बट उसका मास कैसे पता चला मास क्या है? जब उन्होंने उसका मास चेक किया तो उसका मास इक्वल था किसके? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के। बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, कभी कभार एमसीक्यूज आता है ना कि अल्फा किसके बराबर है, तो हम क्या कहते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई के। और इसी तरह अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए, यस एमसीक्यूज पूछा जाए अगर आपसे कि हाइड्रोजन न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के। क्योंकि जब उन्होंने उसका मास कैलकुलेट किया तो उनको पता चला ये मास तो सेम किसका है? हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में होता क्या है, चेक तो करें। सही है, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन तो कोई भी नहीं है। तो इसकी जो पार्टिकल पेनिट्रेट हुआ, उसका मास किसके बराबर था? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई में क्या है? एक प्रोटॉन, जो इसका मतलब कि एक प्रोटॉन का मास इक्वल होता है एक न्यूट्रॉन के। फर्क क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेटा? क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन में चार्ज है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है। इसलिए याद रखना, जो पार्टिकल पेनिट्रेट हुआ वो किसके बराबर था? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई में सिर्फ कौन था? एक ही पार्टिकल था, वो कौन था? प्रोटॉन। तो इसका मतलब आज ये बात प्रूव हो गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, सेम है। याद रखिएगा बेटा, प्रोटॉन का मास भी 1 AMU और न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU। फर्क इस पे चार्ज पॉजिटिव है और कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए न्यूट्रॉन किसके इक्वल है, तो आप फौरन एमसीक्यूज क्या याद रखेंगे? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। अच्छा चलें, और क्या आ सकता है एमसीक्यूज? अच्छा, इसके अलावा इक्वेशन आ सकती है। देखें, ये है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, मास 9। उसने किस चीज की बम्बार्टमेंट की थी? अल्फा की। अल्फा किसके बराबर होता है? हीलियम के, इसलिए हम अल्फा की जगह हीलियम लिखते हैं। अब अल्फा जाके उसमें एब्जॉर्ब हो गया, एक पार्टिकल पेनिट्रेट हुआ जिसका मास क्या था? 1 AMU, वो न्यूट्रॉन था। अब इसका मास 4 है, 4 9 में जाके एब्जॉर्ब हो गया, तो 4 और 9 कितना हुआ? 13। 13 में से एक पार्टिकल निकला जिसका मास क्या था? 1। तो 1 मास निकाल दें तो क्या बचा बाकी? 13 में से 1 निकाल दें बेटा। देखिए 4 इसमें जाके एब्जॉर्ब हो गया, 4 और 9 13, 13 में से 1 निकाल दें तो क्या बचा? 12। तो मतलब बेरिलियम का बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर चेंज किस में हो गया? अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा बेटा। क्लियर हो गई? तो कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं आज से? याद रखिएगा, नंबर 1 कि जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। नंबर 2, उसने कौन से एलिमेंट लिया था बेटा? बेरिलियम शीट। इस तरह पढ़ा करें कि भाई अच्छा देखें, डिस्कवरीज को अब हम चेंज तो नहीं कर सकते ना, जो करके चले गए मरहुमीन वही काम वो पढ़ना है ना, तो उसमें से चीजें निकाल लेते हैं। बेरिलियम पार्टिकल कौन से स्ट्राइक कराए? अल्फा। रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन सा था? पोलोनियम। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, 1 AMU 1 AMU। न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के। एक इक्वेशन ये आ सकते हैं इंटर टेस्ट में। क्लियर हो गई बात? ओके, मैंने जो शीट्स दी हैं उनमें भी आप यही चेक कर लेना बेटा। मिटा दूं उसको? अच्छा बेटा, अब थर्ड यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा किसको कहते हैं? स्पेक्ट्रा कहते हैं बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवरल कलर्स। नोट करें बेटा, लिखें, आज लेक्चर आप लिखते जाएं जल्दी। स्पेक्ट्रा क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवरल। 7 नहीं बोल रहा, 7 नहीं बोल रहा, 7 नहीं बोल रहा, सेवरल बोल रहा हूं, सेवरल कलर्स।
into several colors is called spectra. क्या कहा मैंने? Dispersion of light into several colors. पता है आपको, सिंपल है। लाइट कब डिस्पर्स होगी? जब हम लाइट को प्रिज्म से क्रॉस करेंगे। जब लाइट को हम प्रिज्म से क्रॉस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? हम डिस्पर्जन क्यों करना चाह रहे हैं? हम जानना चाहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन प्रेजेंट इन लाइट, कितनी तरह की रेडिएशन है इस लाइट में, इसलिए हम उस लाइट को डिस्पर्स करना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन, एक एमिशन। ठीक है, हमारी बुक में एमिशन स्पेक्ट्रा है, और एमिशन स्पेक्ट्रा की कौन सी टाइप्स पढ़ेंगे बेटा? एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रा। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रा। ये दोनों किसकी हैं? एमिशन। एमिट हो रही है ना, ये एमिट हो रहा है ना स्पेक्ट्रा। इसलिए याद रखना, हम जो टाइप्स पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा की। वो कौन सी होगी? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। तो बच्चों अब हम देखें एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या लिखेंगे। उसकी फर्स्ट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब आप बोलेंगे सर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में से शॉर्ट बताएं कि हमें एमसीक्यूज क्या आएगा, क्योंकि हमें थ्योरी तो लिखनी है नहीं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बेटा आपको सिंपल पता है, अगर हमसे पूछा जाए नंबर 1 एमसीक्यूज नोट कर लें, सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं। डिस्कवरीज में ऐसा मसला ही नहीं है, उलझने वाली चीजें ही नहीं है। नंबर 1 कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सनलाइट या व्हाइट लाइट। नंबर 1 एमसीक्यूज क्या होगा इसका? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में सोर्स ऑफ लाइट पूछी जाए तो क्या कहेंगे? व्हाइट लाइट या सनलाइट। लाइन स्पेक्ट्रा में याद रखना बच्चों, सनलाइट या व्हाइट लाइट नहीं है, इसलिए क्या कह रहा हूं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में सोर्स ऑफ लाइट क्या होगी? सनलाइट या व्हाइट लाइट लिखी हुई हो। ठीक है। नंबर 2 डेफिनेशन क्या होगी बेटा? सर यस, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अगर डेफिनेशन आ जाए टेस्ट में तो याद रखना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। ये देखना बेटा, 7 कलर्स। ठीक है, 7 कलर्स, लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना बच्चों क्या कहलाता है? लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना क्या कहलाता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। और अगर 7 ना होता, सेवरल लिखा हुआ होता, एक लफ्ज चेंज हो जाए तो खाली क्या हो जाएगा? सिर्फ स्पेक्ट्रा हो जाएगा। इस चीज पर ख्याल करना। ये होती हैं छोटी छोटी बारीक चीजें जिनमें एमसीक्यूज घुमा फिरा के दिया जाता है। सेवरल लिखा हो तो स्पेक्ट्रा, 7 लिखा हो तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। नंबर 2 आपको पता है सनलाइट को जब प्रिज्म से क्रॉस करेंगे तो वो किसमें स्प्लिट हो जाएगी? 7 कलर्स में। किसमें? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, देखें, एक मैंने अभी आपको टॉपिक में भूल गया था, ये भी लिख लें। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गामा रेस। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी है, इज ग्रेटर देन एक्स रेस। एक्स रेस मोर एनर्जेटिक देन ultraviolet rays. Ultraviolet more energetic than visible. Visible then more energetic than infrared. Infrared more energetic than microwave. Microwave rays. और microwave more energetic than radio rays. ठीक है, याद रहेगी बात। तो ये भी आपको बताना चाहिए, मैंने लास्ट टॉपिक में बताना था, भूल गया आपको। गामा रेस ज्यादा फ्रीक्वेंसी है एज कंपेयर टू एक्स रेस। एक्स रेस की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस एनर्जी है। विजिबल, विजिबल की ज्यादा है। इंफ्रारेड से, इंफ्रारेड ज्यादा है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ज्यादा है किससे? रेडियो रेस से। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए बेटा एक और चीज, जब सनलाइट को हम स्प्लिट करते हैं 7 कलर्स में तो वो 7 कलर्स के नाम क्या हैं? तो बेटा एक स्पेलिंग याद कर लो, विबग्योर। क्या स्पेलिंग याद करोगे? विबग्योर। बेटा वी वॉयलेट कलर, आई इंडिगो कलर, बी ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड, ये 7 कलर इमिट हो रहे हैं। अच्छा हम ये कहेंगे, अगर अमूमन सवाल ये आता है सर टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये 7 हैं,
ये क्या अलग से भी है क्या और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? नहीं बेटा, ये अलग से नहीं है। ये जो विबग्योर जो है ये कलर, ये किसकी टाइप्स हैं? ये विजिबल की टाइप्स हैं बेटा, ये विजिबल की टाइप्स हैं, ये अलग से नहीं है। मतलब ये जो विबग्योर है ये किस में से मिला? में विजिबल में से मिला। इसका मतलब विजिबल किस में से आ रही है? सनलाइट में से। और विजिबल कह ही क्यों रहे हैं? क्योंकि वो रेनबो कलर सबको विजिबल होते हैं, नजर आते हैं, ये विजिबल रेडिएशंस हैं। तो ये विबग्योर कोई अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। ये सब, ये विबग्योर जो है ये किसकी टाइप से? विजिबल की ही टाइप से। बात समझ में आई? और मैंने क्या कहा आपसे? वी वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये अलग से 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ये विजिबल की ही टाइप से हैं। अब बात समझ आ गई? एक और एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ये तो क्लियर हो गया। अगर हमसे पूछा जाए विबग्योर किसकी टाइप से? विजिबल की। ठीक है, हमें 2 कलर्स का जो है वेवलेंथ बताई गई है। वेवलेंथ एक हमें बताई गई है वॉयलेट की, वो कितनी बताई गई है बुक में? 4000 एंगस्ट्रॉम बताई गई है वेवलेंथ। और हमें एक इसकी बताई गई है रेड की, 7000 एंगस्ट्रॉम बताई गई है। एक की बताई गई है 4000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे की क्या बताई गई है? 7000 एंगस्ट्रॉम। क्यों 2 कॉर्नर क्यों सेलेक्ट किए हम? सबकी क्यों नहीं बताई? इसलिए कि 2 कॉर्नर, इसलिए कि आप खुद बता दो, क्योंकि वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। 4000 से क्या हो गई? 7000। और आपको पढ़ाया था बेटा मैंने अभी, एनर्जी इनवर्सली अभी पढ़ा था हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। एनर्जी कम होती जाएगी जब वेवलेंथ बढ़ेगी। तो देखें वेवलेंथ बढ़ गई, एनर्जी कम होती जा रही है। इसका मतलब अगर ये इंट्रोडक्स में आ भी चुका है लम्स के, याद रख, प्रीवियस टेस्ट चेक कर लें। एनर्जी ऑर्डर याद रखना बेटा, एनर्जी ऑर्डर याद रखना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी किसकी होगी? वॉयलेट की। उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, येलो से कम ऑरेंज, ऑरेंज से कम रेड। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बेटा? याद रखना वॉयलेट की होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? वॉयलेट की होगी। क्लियर हो गई बात? एक और चीज बताता चलूं साथ साथ आपको। अगर हमसे पूछा जाए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पूछा जाए या फ्रीक्वेंसी का पूछा जाए, अच्छा वेवलेंथ का पूछा जाए तो ये इनवर्स होगा। थोड़ा सा अक्ल से काम लेना। अगर वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन ए दिया जाए येलो इज ग्रेटर देन ब्लू, ब्लू इज ग्रेटर देन इंडिगो, इंडिगो इज ग्रेटर देन रेड, बी blue is greater than yellow, yellow is greater than violet, violet is greater than yellow, orange. C आपसे पूछा जाए बेटा green is greater than yellow, yellow is greater than orange, orange is less than violet. और D yellow is greater than green, green is greater than orange, orange is greater than यस वॉयलेट। तो चेक करके बताना बेटा कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। अगर इस तरह से भी एमसीक्यूज आता है चेक करना आप, इसमें खुद भी चेक करें जल्दी से। तो करेक्ट ऑर्डर क्या लगता है? येलो इज ग्रेटर देन ब्लू? नहीं, ये फर्स्ट ही गलत है। आप देखें ऑर्डर में यहां पर इस तरह नहीं लिखा हुआ। और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, जल्दी से आप लिखना विबग्योर और बस ग्रेटर का साइन लगा देना ऐसे बेटा। अब आपको पता चल जाएगा येलो इज ग्रेटर देन ब्लू है? नहीं। ब्लू इज ग्रेटर देन येलो? ठीक है। येलो इज ग्रेटर देन वॉयलेट? नहीं, ये भी गलत। ग्रीन इज ग्रेटर देन येलो? ठीक है। येलो इज ग्रेटर देन ऑरेंज? ये भी ठीक है। एंड ऑरेंज लेस देन किसके बेटा? वॉयलेट। हाँ, लेस देन है वॉयलेट के, तो यही ठीक है, सी आंसर राइट है। क्लियर हो गई बात? यहां तक मिटा दूं उसको बेटा। तो बेटा अब हम यहां पर 4th टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा एक और चीज बेटा, आप सोचेंगे सर आपने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा पढ़ाया, लाइन स्पेक्ट्रा की बात नहीं कर रहे। एक बात बता रहा हूं, लाइन स्पेक्ट्रा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा की जो सोर्स है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। और अगर बात डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की करें तो वो हम फिर डबल हो जाएगा ना। क्योंकि एक बात सुनो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी डिस्चार्ज ट्यूब
एक्सपेरिमेंट से पढ़ना है, एक दफा बनाएं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज है वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और ये लाइन स्पेक्ट्रा वो भी डिस्चार्ज ट्यूब। तो जब ये 4 टॉपिक एक साथ ही पढ़ लेंगे जब हम पूरा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बनाएंगे। वैसे ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। आपके जहन में एक सवाल रहेगा, नहीं सर ये तो करना तो है ना टॉपिक, तो कोई मसला नहीं है, हम जब कर लेंगे, कोई ऐसी इशू होने वाली बात नहीं है। हम इन टॉपिक्स के बाद कर लेंगे, बहुत थ्योरी के बाद जब हम बनाएंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पढ़ेंगे, तो उसी में हम प्रोटॉन भी पढ़ेंगे, एक्सरेज भी पढ़ेंगे और लाइन स्पेक्ट्रा भी पढ़ेंगे। तो ये नहीं सोचेगा कि छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखें इधर, अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहां पर आपकी बुक में रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या फिर कहीं लिखा होता है रेडियो एक्टिविटी बेटा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में जो स्टोरी है उस स्टोरी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबको पता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं, विच एमिट द रेडिएशंस, वो एलिमेंट जिसमें से रेडिएशंस एमिट हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं? जिसमें से रेडिएशंस एमिट होंगी, वो क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। Which emit the radiation, radiations emit होंगी, ठीक है। अच्छा नंबर 2 सवाल ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशंस क्यों एमिट होती हैं? जल्दी से बताओ बेटा, ये बेसिक सी बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। क्या होगा? राइट डाउन, लिखो। आपको फील ऐसा हो कि आप कोई वीडियो नहीं कर रहे, लिख रहे। आज मैं बोर्ड नहीं यूज कर रहा ज्यादा, आज मैं बोल रहा हूं, आपने लिखना है यहां पर। जल्दी जल्दी लिखें। क्यों एमिट होती है रेडिएशंस? क्या कहेंगे? बिकॉज अनस्टेबल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। कब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है? जब न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से बहुत ज्यादा हो जाए, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए बहुत। तो आप देखें यूरेनियम में अमूमन देख लें कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछा जा सकता है? इसके हवाले से थोड़ी सी बेसिक्स की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्ट कहां से होते हैं? सही है, 83 से जहां तक एलिमेंट्स आ गए, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 83 से अप टू जितने भी आगे 118 तक एलिमेंट है, वहां तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? रेडियो एक्टिव। अगर आपसे कोई पूछेगा जिंक रेडियो एक्टिव है, तो आप देखेंगे जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है? जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। मास की बात नहीं हो रही, नहीं, आप कहेंगे नहीं ये रेडियो एक्टिव नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव कौन से होंगे? 83 से जितने आगे एलिमेंट्स हैं वहां तक, वो तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब नंबर 2, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशन क्यों एमिट हो रही है? क्योंकि उनका न्यूक्लियस क्या होगा? अनस्टेबल होता है। उनका न्यूक्लियस क्या होगा? अनस्टेबल होगा। चलो यहां तक चीज हो गई थी। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा डिस्कवर्ड हुआ, तो आप क्या नाम देंगे? रेडियम। सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? रेडियम हुआ था, याद रहेगा। अच्छा अब आपकी बुक में जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी ओरल सुन लें, वो इंट्रोडक्स के लिहाज से उसमें एक ही एमसीक्यूज है। नंबर 1, हेनरी बैक्यूरेल डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड किसने किया, तो आप क्या नाम देंगे? हेनरी बैक्यूरेल। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस, हेनरी बैक्यूरेल, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेनरी बैक्यूरेल का ये नाम आपको आना चाहिए बस, इसने डिस्कवर्ड किया। अब इसकी स्टोरी लिखी हुई है कि इसको जो है एक मिनरल मिला था, स्टोन। अब शॉर्ट करके बता रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट करके। उसका नाम क्या था? बुक में लिखा हुआ है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ मिनरल। वो लेकर आया और उसने ले जाके लैब में रख दिया। आज क्या कोई होता पाकिस्तानी केमिस्ट तो उसको जो जमीन से मिनरल मिला था वो उठा के अपने घर ले जाता, पता नहीं क्या सोने की चीज मिल गई। बहरहाल वो अपनी लैब में ले गया और लैब में ले जाके रख दिया। नेक्स्ट डे जब लैब में गया तो देखा कि वो पिच ब्लेंड की जो उसने रखा था, सही है, उसके साथ जो मौजूद फोटोग्राफिक प्लेट्स थी, फोटोग्राफिक प्लेट्स
फोटोग्राफिक प्लेट्स कौन सी होती हैं? वो जो नेगेटिव प्लेट्स होती हैं, जो एक्सरे कार्ड होता है, वो कहलाती हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स। वो खराब हो गई, स्पॉइल हो गई। वो खराब कब होती हैं? जब उन पे लाइट स्ट्राइक हो। वो परेशान हो गया, लैब में तो लाइट थी नहीं, तो कहां से खराब हो गई? उसने सोचा हो सकता है जो कल पिच ब्लेंड लेकर आया होगा उसकी वजह से खराब हुई होगी। उसने दोबारा उस फोटोग्राफिक प्लेट्स को पिच ब्लेंड के साथ अटैच कर दिया। देखा कुछ देर के बाद हाँ खराब हो गई, लेकिन वो इस बात को फाइंड आउट नहीं कर सका कि इसमें से क्या वजह है, क्या चीज इमिट हो रही है जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो रही है। इस पिच ब्लेंड में से ऐसा क्या इमिट हो रहा है? क्योंकि उस जमाने में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, था ही नहीं ना। बात समझ आ रही है? मैंने शॉर्ट करके स्टोरी बताई, स्टोरी में एमसीक्यूज तो है नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए, टाइम बच जाए। लेकिन ये फाइंड आउट नहीं कर सका और गुजर गया। इसके बाद आपको फेमस नेम पता होगा, पैरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, ये दो नाम आपको पता होंगे, सही है। वर आइसोलेटेड द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आइसोलेटेड द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड किसने किया, तो आप क्या नाम देंगे? हेनरी बैक्यूरेल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आइसोलेट किसने किया फ्रॉम पिच ब्लेंड, तो आप क्या नाम देंगे? पैरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। वो आइसोलेटेड द फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम पिच ब्लेंड। क्या नाम था उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का? रेडियम। इसका मतलब पहली दफा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जी बेटा लिख देता हूं, रेडियम। जी बेटा, फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट आइसोलेट कौन सा हुआ था? रेडियम हुआ था। और किसने आइसोलेट किया था? पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी। कहां से? फ्रॉम पिच ब्लेंड। इन्होंने ही डेफिनेशन दी थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच एमिट द रेडिएशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट, वो एलिमेंट होते हैं जिसमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं, सही है। पैरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने ही इसको आइसोलेट किया था। इन्होंने ही वजह बताई थी कि इस पिच ब्लेंड ग्रुप ऑफ मिनरल में से रेडिएशन एमिट होने की वजह क्या है। वो रेडियम एलिमेंट उसमें छुपा हुआ था जिसकी वजह से उसमें से रेडिएशन एमिट हो रही थी। तो बहरहाल ये तो पूरी स्टोरी थी, लेकिन पूरी स्टोरी में से एमसीक्यूज कितने? नंबर 1, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर्ड किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल। नाम तो उसी का होगा ना, ढूंढ के तो वही लाया था बाहर से। नंबर 2, आइसोलेट किसने किया? पैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी ने। फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा डिस्कवर्ड हुआ? रेडियम। रेडियम किस में से आइसोलेट हुआ? पिच ब्लेंड। नंबर 5, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशंस क्यों एमिट होती हैं? क्योंकि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच एमिट द रेडिएशन। आई थिंक ये तो बेसिक चीजें थी, खत्म। असल चीजें इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज। इंट्रोडक्शन नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्स के हवाले से। अल्फा, बीटा, गामा, वो प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नोट करें। वो आपको लिखवाऊंगा मैं लिखूंगा नहीं आज, आपको लिखवाऊंगा, आपने लिखनी है आज प्रॉपर्टीज, ठीक है। थोड़ा वो लिखने का काम भी करें, क्लियर है। ये मिटा देता हूं, अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो बेटा आपको पता होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से कौन कौन सी रेडिएशन एमिट होती हैं। हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, और ऊपर लगा दें यस फोटोग्राफिक प्लेट, तो हमें पता चला कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में निकलने वाली जो पॉजिटिव रेज होंगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी नेगेटिव की तरफ, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव की तरफ, जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा वो स्ट्रेट मूव कर गए। जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको नाम क्या देते हैं बेटा? अल्फा, ठीक है। जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको नाम क्या देते हैं बेटा? बीटा। और जिन पे कोई चार्ज नहीं है उनको क्या नाम दे रहे हैं? गामा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं आज आपको, हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, अल्फा डिफ्लेक्ट हुई है, बीटा डिफ्लेक्ट हुई है, गामा डिफ्लेक्ट नहीं हुई ना, गामा डिफ्लेक्ट सीधी गई। इसका मतलब गामा जो है वो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अल्फा बीटा एनर्जी नहीं है। अगर ये भी एनर्जी हो जाते तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होते, ये सीधा चले जाते। इन पे चार्जेस भी हैं। इसका मतलब प्रूव हो गया बेटा, याद रखना, अल्फा बीटा मैटर है, मैटर।
हमेशा हम ये समझ रहे होते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों एनर्जी है, नहीं, अल्फा बीटा मैटर है, चेक कर लें ये डिफ्लेक्शन हुई है। अगर ये एनर्जी होते तो ये भी सीधा चले जाते। बात समझ आ गई? तो अल्फा और बीटा क्या है? मैटर है, और गामा क्या है? एनर्जी है। बात समझ आ गई? प्रूफ भी कर लेते हैं। अब जल्दी जल्दी से पॉइंट लिखें बेटा, अल्फा डिफ्लेक्ट हुआ ना नेगेटिव की तरफ, तो लिखें अल्फा कैरिंग, लिखो जल्दी से, अल्फा कैरिंग डबल पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखोगे? अल्फा कैरिंग डबल पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पे एक पॉजिटिव नहीं होता, दो पॉजिटिव होते हैं। लिखा आपने? डिफरेंशिएट बना लें, इधर हेड, इधर ऐसे ऐसे लाइन बना दें, इधर अल्फा लिखें, इधर बीटा लिखें, इधर गामा लिखें। ठीक है, लिखें, तीनों बना के लिखते जाएं, जल्दी जल्दी लिखें। मैं आपको लिखवा रहा हूं एमसीक्यू, हम फालतू चीजें नहीं कर रहे, जो एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी वो। अल्फा कैरिंग डबल पॉजिटिव चार्ज लिखा आपने। अच्छा, बीटा कैरिंग नेगेटिव चार्ज, बीटा पे लिखें नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव लिखें, डबल नहीं, नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट तीनों का फर्स्ट पॉइंट लिखें बेटा। क्या कहा मैंने? अल्फा कैरिंग डबल पॉजिटिव चार्ज, बीटा कैरिंग नेगेटिव चार्ज, और गामा के लिए लिखें इट हैज नो चार्ज। गामा में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। बात समझ आई? ठीक है। अल्फा के लिए दूसरा पॉइंट लिखें, सबका 1-1 लिखा, डबल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, गामा हैज नो चार्ज। अल्फा इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा को किसके बराबर कह रहे हो? हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर कह रहे हो ना? अल्फा किसके बराबर है? हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर है। अच्छा, अल्फा और हीलियम एक जैसे नहीं है, मतलब ये कोई कैसे, कोई ये समझता है बच्चा अल्फा रेज हीलियम में से निकल रही है, नहीं भाई, अल्फा का मास हीलियम जैसा है। मेरे घर में भी ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, मैं यहां से तो नहीं लेके गया हूं सुपर्ब से, ये भी वही बोर्ड है, वैसा ही बोर्ड है जैसा मेरे घर में है। या मैं कह दूं कि मेरे पास जो बोर्ड है बिल्कुल इस जैसा है। तो अल्फा का मास हीलियम के न्यूक्लियस जैसा है, जब हम कह रहे हैं इक्वल है। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 बीटा का लिखें, बीटा इज इक्वल टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बीटा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन जैसे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो शेल में होते हैं ना। ये रेडिएशंस कहां से निकल रही हैं? न्यूक्लियस से निकल रही हैं। तो क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होगा? क्या नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जैसा है बीटा। समझ आ गई बात? एंड गामा के लिए लिखें इट हैज नो चार्ज नो मास, मास ही नहीं है, गामा का मास ही नहीं होता। कंपेयर कर रहे हैं ना एमसीक्यूज। और गामा की वेलोसिटी किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट। गामा की वेलोसिटी किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, एक बात याद आई, प्रूफ करते हैं। वो कह रहा है अल्फा का मास बराबर है हीलियम न्यूक्लियाई के, पढ़ते हैं ना, प्रूव हो गया ना कि अल्फा का मास है। अल्फा तो मैटर है, एनर्जी तो है नहीं। अल्फा क्या है? मैटर है, एनर्जी नहीं है, मैटर है। बीटा का मास किसके बराबर है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। प्रूव हो गया ये भी मैटर है, एनर्जी नहीं है। एक और बात याद रखना, अल्फा का मास देखना बेटा इधर, अल्फा हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस तो बनाओ जरा, 2 एटॉमिक नंबर 2 मास 4, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 2, और न्यूट्रॉन 4 - 2 कितना हो गया? 2। ये हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अभी अभी हमने पढ़ा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो बराबर होता है ना, बराबर होता है ना। तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने पार्टिकल हैं? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल पार्टिकल कितने होगा? 4। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल पार्टिकल कितने होगा? 4 पार्टिकल हैं टोटल। कितने पार्टिकल हैं टोटल? 4। चारों का मास बराबर होगा। तो अल्फा किसके बराबर है? हीलियम के न्यूक्लियस के। और हीलियम के न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल हैं? 4। चारों का मास तो बराबर है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा का मास बराबर है कितने टाइम्स ऑफ प्रोटॉन? 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन। नोट करो ये पॉइंट, ये फेडरल की बुक में लिखा हुआ, हमारी बुक में नहीं है। अल्फा का मास किसके बराबर है? 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के। बात समझ आई? या 4 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन के। क्लियर? याद रहेगा। और अल्फा डिफ्लेक्ट हुई है मैग्नेटिक फील्ड के? बिल्कुल हुई है।
बीटा मैंने आपसे कहा इज इक्वल टू द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बीटा भी डिफ्लेक्ट हुई, बिल्कुल हुई। गामा डिफ्लेक्ट नहीं हुई, गामा डिफ्लेक्ट नहीं हुई। कुछ ऐसे पॉइंट जो आपकी बुक में नहीं लिखे हुए, ओरल आप सुन लें। अगर आपसे पूछा जाए गामा तो एनर्जी, उसकी वेलोसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, अल्फा और बीटा में वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? बीटा इलेक्ट्रॉन की तरह हल्की सी है, अल्फा तो 4 प्रोटॉन जितना हैवी है, वो बेचारी साइकिल जैसा बीटा और अल्फा इतना ट्रक जैसा। किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जिसका मास कम होता है। तो किसका मास कम होगा बेटा? बीटा का कम है। वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? अल्फा और बीटा में बेटा, अल्फा और बीटा में वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जी, अल्फा और बीटा में वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? बीटा की होगी एज कंपेयर टू द अल्फा। ठीक है, मास कम है। पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा? वो तो अंडरस्टूड है, गामा का तो सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी है। पेनिट्रेटिंग पावर नोट करें, किसका ज्यादा होगा? गामा का होगा। उससे कम बीटा का। अल्फा हैवी है तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होगा। पेनिट्रेट कहते हैं किसी भी मीडियम को क्रॉस कर लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आयोनाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? आयोनाइजिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? अल्फा का होगा। अल्फा अगर किसी एटम को जाके हिट करेगा, इतना हैवी पार्टिकल जाके किसी को हिट करे तो एटम ही खाली हो जाएगा। बीटा का आयोनाइजिंग पावर उससे कम, गामा का उससे भी कम। भाई एक मिसाल के तौर पे एक बात छोटी सी मैं अगर आपसे कहूं, सही है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, किसी जोक में आपसे कहूं, किसी को उठा के ईंट मारते हैं, ब्रिक मारते हैं, ठीक है, उसके बाद किसी को आप छोटा सा स्टोन हिट करें और थोड़ी देर के बाद किसी और को आप टॉर्च लाइट स्ट्राइक करें, ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ होगा? वो तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, थोड़ी देर में आप पे भी तो इफेक्ट होगा ना। न्यूटन कहता है ना, एक्शन टू रिएक्शन। जहां आपने ईंट मारी थी वहां ज्यादा, ब्रिक मारी थी वहां ज्यादा नुकसान हुआ होगा, जहां स्टोन मारा वहां कम नुकसान, और जहां लाइट वहां सबसे कम नुकसान। तो जब एटम को जाके अल्फा हिट करेगा, अल्फा 4 प्रोटॉन जितना मास रखता है, इतना हैवी है, जब जाके हिट करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाएंगे। बीटा हिट करेगा नुकसान कम होगा, गामा हिट करेगा और नुकसान कम। तो आयोनाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? अल्फा का, उससे कम बीटा, उससे कम गामा। क्लियर? इसमें अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो 2-3 पॉइंट्स भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। और आप जब तक एमसीक्यूज सॉल्व करें, एमसीक्यूज शीट सॉल्व करें, फिर मैं आपको वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छी तरह पढ़ें। कोई अब बात के लिए, और अब मैं फ्री भी हूं तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जवाब भी दे दूंगा। अब मैं बिल्कुल बेटा फ्री हो चुका हूं अपने कामों से भी, तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।